बांझ बहू को छठ मैया ने दिया बेटा। अरे ओ आरती, गोपी। जी माँ जी। दोनों तैयारियां कर लो, आज मोहिनी घर आ रही है। मोहिनी दीदी, क्यों? अरे हम सभी के साथ त्योहार मनाने, और किस लिए? त्योहार का मौसम है, छठ पूजा, दिवाली, भाई दूज वगैरह वगैरह। माँ, तो वो ये सारे त्योहार अपनी ससुराल में नहीं मनाएंगी? अब मोहिनी गर्भवती है, अपनी ससुराल में अगर उसने ये सब किया तो जानती है उसके बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा। और तुझे कि उसके आने से दिक्कत हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सासू माँ, मैं ज्यादा काम वाम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जेठानी जी मोहिनी दीदी के आने की तैयारियां कर लेंगी, क्योंकि इनका तो कोई बच्चा भी नहीं है ना। गोपी इस तरह से बेचारी आरती को चिढ़ाती हुई चली गई। आरती बांझ थी, जिसकी वजह से बातों बातों में विमला और गोपी दोनों ही उसे ताने मारती रहती थी। सुन लिया तूने? चल अब जल्दी से कामों में लग जा, मोहिनी भी बस आती ही होगी। माँ जी, गोपी मुझे बार बार बांझ होने का एहसास दिलाती रहती है, आप उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर दिलाती भी है तो इसमें कौन सा झूठ है, और मैं भला उसे क्यों रोकूं? हाई बड़ी शिकायत करने वाली। तू एक बात जान ले, तू एक बांझ के साथ साथ मेरे बेटे की जिंदगी में एक अभिशाप जैसी है, जो उसे बाप बनने तक की खुशी नहीं दे सकती, समझी? अब ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत कर और कामों में लग जा। विमला बेवजह ही बेचारी आरती को बातें सुनाकर चली गई। आरती आंखों के पानी की बारिश लिए घर के कामों को निपटाने लगी। उसकी ननद मोहिनी अपने मायके आने वाली थी, तो उसने उसका भी पूरा बंदोबस्त कर लिया। कुछ ही देर बाद मोहिनी अपने घर आ गई। माँ, आजा मेरी बच्ची, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। मोहिनी गोपी के भी गले लगी और उसने अपने भतीजी और भतीजे को भी गोद में लिया। माँ, आरती भाभी कहाँ हैं? होगी कहीं। विमला ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहाँ आरती आ गई। नमस्ते मोहिनी दीदी। नमस्ते। अरे आरती भाभी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो क्या? नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी? अरे तू भी किसके ऊपर ध्यान दे रही है? तू अंदर चल। विमला मोहिनी को अंदर ले आई। मोहिनी ने फ्रेश होकर खाना वगैरह खाया और फिर वो आरती से मिलने उसके कमरे में गई। मैं आ सकती हूँ? अरे दीदी आइए। देखो आरती, जरूर कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। कुछ नहीं। तुम मुझे दीदी बोलती हो ना, तो चलो बताओ, मेरे पास तुम्हारा हर राज सुरक्षित है। ये कोई राज नहीं है दीदी, मेरी सबसे बड़ी चिंता की बात है मेरा बांझपन। आरती ने अपनी सारी दिक्कत मोहिनी को बता दी। अब बताइए, क्या मेरे लिए बांझ होना कोई छोटा सा दुख है? लेकिन इसके बाद भी दुनिया मुझे इस चीज के ताने देकर और भी दुखी कर देती है। ये तो माँ की बहुत गलत बात है, लेकिन आरती, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा बांझपन दूर हो सकता है। जानती हो, मेरी सास ने मुझे बताया था कि छठ पूजा निसंतानता और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए जानी जाती है। छठ पूजा के व्रत जो इंसान पूरी श्रद्धा के साथ करेगा, उसे छठ मैया अपनी लीला से नवाज देंगी। अब तुम कुछ समझी? क्या सच? तो इसका मतलब अगर मैं ये व्रत करूं तो क्या मेरा बांझपन भी खत्म हो सकता है? बिल्कुल। कल से छठ पूजा के व्रत शुरू हो जाएंगे, तो तुम अभी ही नहा धोकर व्रत की तैयारी कर लो। आरती मोहिनी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने छठ पूजा के व्रत करने का मन बना लिया। फिर क्या था, अगले ही दिन आरती ने व्रत का इरादा कर लिया और उसने व्रत रख लिया। हे छठ माता, मुझे हिम्मत और अपना आशीर्वाद देना। आरती के व्रत करने से घर में किसी को भी परेशानी नहीं थी। उसने छठ पूजा के पहले दिन का व्रत बहुत ही अच्छे से किया। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मुझे लगता है कि छठ माता तुमसे जरूर प्रसन्न होंगी। मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्रिया दीदी। लेकिन आरती, सिर्फ प्रार्थना और भूखा रहना ही इन व्रतों का मतलब नहीं है। तुम्हें छठ माता और उनके भाई सूर्यदेव को प्रसन्न करना है और उनसे अपना बांझपन दूर करने की मन्नत मांगनी है। तो तुम्हें उनके लिए कुछ करना होगा। क्या? कल छठ पूजा का दूसरा दिन यानी खरना है, तो तुम्हें इस दिन फूल फेंकते और लाइन बनाते हुए जमीन पर लुढ़क लुढ़क कर छठ माता से अपनी गलतियों की माफी और अपनी मन्नत को मांगना होगा। ये भी इस पूजा का एक नियम है। ठीक है, अगर इससे मेरा बांझपन दूर होगा तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कल खरना के दिन हम मंदिर के बाहर ये करने चलेंगे। मोहिनी भी आरती का पूरा पूरा साथ दे रही थी। अगले दिन दोनों ननद भाभी पूजा के लिए ही जाने लगी कि तभी उन्हें विमला ने रोक लिया। मोहिनी, ये सिंदूर फूल वगैरह कहाँ लेकर जा रही है? छठ पूजा करने माँ। आज खरना है ना। तू पागल हो गई है?
तू ये सब क्यों कर रही है? मेरी बच्ची, तू अपनी भी तो हालत देख, तू गर्भवती है। कोई नहीं माँ, मैं आरती का उसकी छठ पूजा में पूरा पूरा साथ देना चाहती हूँ और मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। ऐसा करने से हो सकता है छठ माता मुझसे भी प्रसन्न हो जाए और मुझे भी अपना आशीर्वाद दे दे। ऐसे बोलकर विमला और आरती चली गई। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। कोई नहीं, सारी शर्म निकाल कर ही तो तुम्हें माता के आगे झुकना है। मोहिनी के बोलते ही आरती जमीन पर लेट गई। मंदिर के आसपास के लोग आरती को बड़े ही गौर से देखने लगे। आरती बिना किसी की परवाह किए जमीन पर लुढ़कने लगी। जय छठ माता, जय सूर्य देव। आरती जमीन पर लुढ़कती जा रही थी और उसकी गर्भवती ननद आसमान में सिंदूर और फूल उछालते हुए माता की जय जयकार कर रही थी। लगभग 1 घंटा ऐसा करने के बाद, चलो बस इतना काफी है, 36 घंटे पूरे हो गए और करना के दिन शाम को लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। तो अब घर जाकर तुम प्रसाद बना लेना और कल की अपने व्रतों को संपन्न करने की पूजा की तैयारी कर लेना। जी, आरती ने ऐसा ही किया। उसने अपने लिए पहले लौकी की खिचड़ी का प्रसाद बनाया और फिर छठ मैया की पूजा की तैयारियां की। और अगले दिन की सुबह छठ पूजा का आखिरी दिन लेकर आई। आरती सुबह से ही छठ माता की पूजा की तैयारियां कर रही थीं और दोपहर के समय पूरा परिवार व्रती आरती के साथ छठ माता, सूर्य देव और भोले बाबा को पूजने खड़ा हो गया। आरती, तुम माता से खूब प्रार्थना करना। आज तुम्हारी पूजा और मेहनत की संपन्नता का आखिरी दिन है। माता, मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। सभी खड़े होकर पूजा करने लगे कि तभी आरती को जोर का चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। अरे अरे आरती, आरती, आंखें खोल। हे माता, ये क्या हुआ? ये शायद 3 दिन व्रती रहने की वजह है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सभी पूजा अधूरी छोड़कर आरती को देखने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और आरती का चेकअप करके बोला, बधाई हो विमला जी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के इन शब्दों को सुनते ही सभी बहुत ज्यादा खुश और हैरान हो गए। क्या? सच में? जी, छठ पूजा के दिन आपको जो छठ माता का आशीर्वाद मिल गया। हाँ चलता हूँ। डॉक्टर के जाते ही विमला ने आरती को गले लगा लिया। मेरी बच्ची। आरती, देखा तुमने, मैं बहुत खुश हूँ। आरती बहुत ही ज्यादा खुश थी, इतनी खुश कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अब इस बार की छठ पूजा हम बड़े ही धूमधाम से करेंगे। विमला ने बहुत सारे पटाखे वगैरह मंगाए और पड़ोसियों को दावत करके उन सभी ने छठ पूजा की। 9 महीने बाद आरती ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जिसके बाएं हाथ पर सूर्य का निशान बना हुआ था। तू मेरे लिए एक आशीर्वाद है, मेरी आंखों के तारे। आरती ने अपने बेटे से खूब लाड़ लड़ाया। विमला भी बहुत खुश थी। सच्ची श्रद्धा और भगवान में आस्था ने आरती की मुराद को पूरा कर दिया था। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर यकीन हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। स्वाति भाभी, मुझे मेरी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं मिल रही है, प्लीज आकर ढूंढ दीजिए। ऋषभ फाइल ढूंढ रहा था और स्वाति अपने दोस्तों से बातों में लगी हुई थी। या श्योर, नेहा के न्यू प्रोडक्ट्स फॉर 70% ऑफ से लेकर आऊंगी। हाँ यार। अरे यार, स्वाति भाभी तो सुन नहीं रही। छोटी भाभी, पायल भाभी, अरे प्लीज आ जाइए, मुझे अपनी फाइल नहीं मिल रही है। उसकी आवाज सुन फौरन पायल आ जाती है। अरे देवर जी, ये क्या, पूरे कमरे का हाल बेहाल कर दिया। अभी सफाई करके गई थी। सॉरी भाभी, पर क्या करूं, मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो फाइल मिल नहीं रही है। ओहो, मैं ढूंढ देती हूँ, अभी मिल जाएगी। फिर पायल अपने देवर ऋषभ के कमरे में फाइल ढूंढती है, जो कि गद्दे के नीचे मिलती है। देवर जी देखिए, यही फाइल है ना? अरे हाँ भाभी, यही तो है वो फाइल। आप सच में बहुत अच्छी हो, थैंक यू भाभी। एक वो भाभी हैं जो मेरी बिल्कुल भी सुनती नहीं है और आप मेरी हर चीज का ख्याल रखती हो। अच्छा भाभी, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अखिल कबीर तो पहले ही चले गए। ठीक है देवर जी। ऋषभ ऑफिस चला जाता है और पायल अपनी सास अर्चना के लिए गरम गरम चाय पकौड़े ले आती है। छोटी बहू, तू तो अभी साफ सफाई कर रही थी, चाय नाश्ता भी तू ही ले आई। बड़ी बहू कहाँ है? अरे ओ स्वाति, स्वाति कहाँ है तू? सास की एक आवाज पर स्वाति हाजिर हो जाती है। जी माँ जी, बोलिए। क्या है, तू अपने कमरे में ही क्यों खुश रहती है? घर के कामकाज में तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? कभी तू भी चाय नाश्ता ले आया कर। अब सारा काम काली बहू कर लेती है और वैसे भी मेरा करने का मन नहीं करता, तो मैं क्यों आऊं? क्या बड़बड़ा रही थी तू अपने कमरे में?
कुछ नहीं माँ जी, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ दिवाली और उनकी मेकअप प्रोडक्ट्स की डिस्कस कर रही थी। अरे वाह, तू तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कशन कर रही थी। हमें भी बुला लेती, हम सुन लेते। बहुत हंसी आ रही है इस काली कलोटी बैंगन लोटी को, बताऊंगी इसको तो। अरे सारी बात छोड़ो, कल भाई दूज है पता है ना। मार्केट जाकर अपनी शॉपिंग को भी पूरा कर लो। जो सामान लाना है ले आओ, मेकअप, साड़ी और तैयारी कर लेना। लो माँ जी, मेरी लिस्ट तो तैयार है। और छोटी बहू तू कुछ नहीं लाएगी? माँ जी, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं सज सवर कर और सामान लाकर क्या करूंगी? नहीं है तो क्या हुआ, अपने लिए शॉपिंग कर लियो। जी माँ जी। माँ जी, आप क्यों अपने पैसे देवरानी पर खर्च कर रही हो? है काली तो है ही, मेकअप का क्या करेगी? मेकअप तो दिखेगा भी नहीं इसके ऊपर। बड़ी बहू, तूने आज तो इसे रंग का ताना मार दिया, दोबारा ना सुन लूं। अपने कोरे रंग पर इतना घमंड भी मत कर। सॉरी माँ जी। दोनों बहू अपने अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को तीनों देवर आ जाते हैं। दरअसल उन दोनों के पति आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे थे। तीनों देवर खुशी के साथ हाथों में तोहफा लिए आते हैं। ऋषभ पायल को गले से लगाकर कहता है, आई लव यू भाभी, यू आर द बेस्ट। अरे क्या बात है? अरे माँ, भाभी भाभी जरा देखिए तो। देखिए ना, हम क्या लेकर आए हैं, तोहफा और एक गुड न्यूज है। अरे क्या बात हो गई जो तुम तीनों बंदर की तरह उछल के आ रहे हो? छोटी भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप इतना ख्याल रखती हो हम तीनों का, और वो इम्पोर्टेंट फाइल भी दी। हम तीनों की इतनी अच्छे से मीटिंग हुई कि हम तीनों का प्रमोशन हो गया, इसलिए आप सबके लिए तोहफे लाए हैं। माँ, ये साड़ी आपके लिए, और दोनों भाभी ये आपके लिए। पर उससे पहले ये मिठाई खाइए। स्वाति भाभी लीजिए। मैं इसे खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। आई एम ऑन डाइट। छोटी भाभी आप ही ले लीजिए। शुक्रिया देवर जी, ऐसे ही आप तीनों खूब तरक्की करो और खुश रहो। मैं आती हूँ। भीगी पलके लेकर पायल कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। उसके पीछे पीछे तीनों देवर भी आ जाते हैं। अरे मुझे भाभी थोड़ा इमोशनल सी लग रही है, चलो उनके पास चलते हैं। तीनों देवर भाभी के कमरे के बाहर ही रोने की आवाज सुनकर खड़े हो जाते हैं। तीनों देवर जी कितने अच्छे हैं। काश मेरे सच में भाई भी होते तो मैं भाई दूज मना पाती। उनके लिए मैं कपड़े लेती, सुंदर पकवान बनाती और व्रत रखती। पर मेरे नसीब में कोई भाई नहीं है। रक्षाबंधन का दिन भी मैं कैसे काटती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये क्या, भाभी तो बहुत इमोशनल है, हम उनकी आंखों में आंसू आने नहीं दे सकते। वो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यों ना हम भाभी के साथ भाई दूज मनाएं। ये कहते ही तीनों देवर पायल के कमरे में जाकर उसके आंसू पोंछते हैं। आप ये क्यों समझ रही हैं कि आपका भाई नहीं है? आप तो हमारा बिल्कुल ख्याल वैसे ही रखती हो। हाँ भाभी, इसलिए हम चाहते हैं कि कल का दिन आप हमारे साथ सेलिब्रेट करो। मनाएंगी ना आप हमारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान? क्या सच में? अगर ऐसा है तो कल देखना आप सबका पसंदीदा कितना अच्छा खाना बनाऊंगी मैं। पायल खुश होती है। तभी स्वाति बाजार से सिर्फ अपने भाई के लिए शॉपिंग करके आती है। उसके देवर के लिए कुछ नहीं लिया था और आते ही वो पायल की अधूरी बात सुन लेती है। भला देवरानी तीनों देवर को खुश करने के लिए कौन सी पकवान बना रही है? मैं भी बनाऊंगी अब तो। अगले दिन स्वाति खूब सज धज कर रसोई में अपने देवर को खुश करने के लिए खाना बनाती है। वहीं दूसरी ओर पायल खाना बना रही होती है। अरे वाह दीदी, आज आप भी रसोई में खाना बनाएंगी क्या? तो मैं कुछ कह रही हूँ क्या? अपना काम करो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही खाना बनाना आता है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में स्वाति सब्जी के पतीले को गिरा देती है। वहीं दूसरी ओर खीर में चीनी की जगह नमक डाल देती है, जो कि बिगड़ जाता है और उन सबको समेटने में पायल के बने खाने भी खराब कर देती है। इतने में बर्तन के खटपट से सास आ जाती है। अरे ये सब क्या तोड़फोड़ लगा रखी है? हे भगवान, ये रसोई का क्या हाल बना रखा है? सॉरी माँ जी, वो मुझसे गलती से हो गया। मैं खाना बना रही थी और मेरे से देवरानी जी का भी खाना बर्बाद हो गया। काम तुझसे होते नहीं है। आज तू कैसे आ गई रसोई में खाना बनाने, और आई तो बेचारी का भी खाना बर्बाद कर दिया। इसीलिए बोलते हैं खाना बनाना सीख ले, पर मेकअप से फुर्सत मिले तो ना। कोई बात नहीं माँ जी, कौन सा दीदी ने जानबूझकर किया है? जाने दीजिए, ये सारा मैं साफ कर लूंगी और खाना भी मैं ही बना दूंगी। वैसे भी दीदी के भैया आने वाले हैं। थैंक यू देवरानी जी।
फिर काली देवरानी रसोई को साफ करके दोबारा सारे देवरों के पसंद का फटाफट खाना तैयार करती है। इतने में तीनों देवर आ जाते हैं। भाभी चलिए हमारे साथ, भाई दूज नहीं मनाना है क्या? हाँ बस आई। फिर पायल डबडबाई आंखों से एक एक करके अपने तीनों देवर का तिलक करती है। हाथ पर रोली बांधकर उन्हें तिलक का नारियल सौंपती है। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। आप तीनों को मेरी ओर से हैप्पी भाई दूज। आपको भी हमारी ओर से हैप्पी भैया दूज भाभी। हम आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। जब भी कोई बात हो तो आपके भाइयों से बोल देना, हम सब कुछ ठीक करेंगे आपके लिए। अरे वाह भाभी, आपने हमारे लिए खीर पूरी कचौड़ी भल्ले इतना सब बनाया है। थैंक यू भाभी, अब जल्दी से हमें खिला भी दीजिए। हाँ पर उससे पहले भाभी आपके लिए हम तीनों की तरफ से तोहफे। अरे ये डायमंड का सेट और पीले कलर की साड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है। ये क्या देवरानी जी इतनी काली है और तुम ऐसा चटक रंग लेकर आए हो? बड़ी भाभी, हमारी बहन जैसी भी हो हमें पसंद है। आप तो हमारा ख्याल भी नहीं रखती हैं। स्वाति, तू फिर से बोलती नजर आई। तुझे कितनी बार समझाया है, अब भी तुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। तेरे लिए उसने खाना बनाया, तेरा भाई आ गया, जा देख। सॉरी माँ जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ, ना मुझे खाना बनाना आता है। देवरानी जी, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा है, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं दीदी, आपके भाई आ गए, उनका भी आप तिलक कर दीजिए और फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। स्वाति दीदी, पायल दीदी, आप सबको नमस्ते। फिर स्वाति अपने भाई को बिठाती है, उसका तिलक करके भाई दूज की रस्म पूरी करती है। फिर अविनाश उसे तोहफे देता है और सब एक साथ देवरानी के बनाए पकवान को खाते हैं और उसकी तारीफ करके खुशी खुशी नाच गाना करके त्योहार मनाते हैं।